Okay, now my live class, sorry, online class is going to start, and most welcome to all of you, the all students of my class 8th A. Dear student, today I am going to start again reminding you about the chapter number 6, beavers, iron, iron smelters and factory owners. Weaver will start, iron will start, factory and owners, right? Dear children, again I am explaining the meaning of this chapter by the online class, because this chapter is very important in this exam. Essay first 2021, many students are, I know that you all are very well, you all are living entire the home, you all are have passed the 16 month of lockdown inside the home. Children, in this time, one who has done the good job, they will be success. They have taken the help of online, mobile, internet, extra. तो आज मैं आपको पुनः फिर से इसके मीनिंग के बारे में रिमाइंड कराऊंगा कि वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. वीवर्स मीन जुलाहे, the person who were woven the clothes made by handmade threads, handmade with the handmade threads by pure cotton. जो लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे, हाथ से कपड़ा बनाना, प्योर कॉटन का, उसका थ्रेड, उसका धागा तैयार करना और उसके बाद से कपड़ा बनाना, ये काम उन दिनों हाथों से हुआ करता था. आज से 200 साल पहले भारत के लोग सेल्फ डिपेंड हुआ करते थे, बहुत प्यार पूर्वक अच्छा लाइफ जीवन यापन करते थे. लेकिन यहां का जो व्यापार था वो विश्व के कोने कोने में प्रसिद्ध था. यहां का व्यापार, यहां की वस्तुएं विश्व के कोने कोने में फेमस थी, प्रसिद्ध थी. यहां का मार्केटिंग सिस्टम, विदेशी ट्रेडर्स, व्यापारीगण भारत में प्रति दिन आना जाना हुआ करता था.
भारत का प्रत्येक कोस्टल रीजन व्यापारियों से खचाखच हर रोज व्यस्त रहता था। यहाँ के लोगों के साथ व्यापारी संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, चाइना से और भारत से, जापान से, अफ्रीका से। लेकिन जैसे जैसे फ्रांसीसी, पुर्तगाली आए, लेकिन उन्होंने यहां पर देश में व्यापार किया काफी लंबे समय तक, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की राजनीति नहीं की। फ्रांसीसी आए, उन्होंने व्यापार किया, देश के साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल सिस्टम यहां नहीं रचा। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे देश में, हमारे देश को लूटने का काम अरबियंस का हुआ। मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनबी आया, यहां के, क्योंकि भारत पहले सोने का चिड़िया हुआ करता था, भारत की कल्चर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ करती थी। आज भी हमारे देश की कल्चर से ही पूरे विश्व ने, विश्व के हर देश ने एक नई कल्चर का डेवलपमेंट किया, सीखा। धीरे धीरे हमारे देश की जो कल्चर थी वो विदेशियों के हाथ में जाकर डिस्टर्ब हुई। कुछ हमारे ही देश के लोगों की गलती की वजह से। भारत देश में कुछ कमजोरियां भी हैं। हमारे देश के लोगों के अंदर कमजोरी क्या है? प्राचीन काल में लेजीनेस और ग्रेडीनेस, यहां के लोगों के अंदर आलस और लालच, ये दो भावनाओं के कारण हमारे देश के लोग हमेशा दूसरों के गुलाम रहे और हमेशा इन गुलामियों की बेड़ी में जकड़े रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी जकड़ा। तो अब ऐसा नहीं करना है। विदेशी व्यापार से हमारे देश में लंबे समय तक लूटिंग हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ, ह्रास हुआ। तो बेबर्स उसमें हमारे देश के चरम सीमा पर व्यापारी थे और उनका कार्य बहुत तेजी से चल रहा था। सेकेंड पार्ट, आयरन स्मेल्टर्स। आयरन स्मेल्टर्स मीन्स द पर्सन who's doing the work in the iron ways. लोहार, हमारे देश के लौह वर्कर, हमारे देश में आयरन के बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट तैयार किए जाते थे, टूल्स बनते थे, जो विश्व के हर एक देश में जाकर उनका अच्छा व्यापार होता था। लेकिन ये सारा काम हैंड स्किल था, हाथों से ही होता था। यहाँ के लोग स्किलफुल पर्सन थे, हाथ से
हर एक कारीगरी को करते थे। देखिए, सो दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इस चैप्टर में आप समझेंगे, ये चैप्टर केवल उस समय की कहानी बता रहा है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चरम सीमा पर चल रहा था। बाई फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज नेमली, उस समय हमारे देश में दो प्रकार की इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुई, टेक्सटाइल एंड आयरन। इससे पहले जो लोग हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश कपास और लोहे का लीडिंग प्रोड्यूसर था, भारी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का लोहा और कॉटन भारत का कॉटन माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने जो आयरन और कॉटन का वर्क लोग हाथों से किया करते थे, उसी वर्क को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब टेक्निकल इंडस्ट्रियल वर्क में कन्वर्ट करके और इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। जैसे जैसे यहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई, जो लोग कॉटन और आयरन स्मेल्टर्स वेवर्स थे, उनका वर्क डाउन हुआ और उनके आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यही दो इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ही दुर्घाती जो थी, औद्योगिक क्रांति का रूप ले लिया नवीन युग में। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द foremost industrial nation in the 19th century, and when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world। और वहीं से जब ब्रिटिश ने यहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना शुरू किया, ब्रिटेन वैसे भी दुनिया का सबसे टेक्निकल कंट्री माना जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि विच कंट्री इज कॉल्ड द वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड? यू विल राइट आंसर, Britain is called the workshop of the world. So Britain, one word में is very short answer. It is very very important, right? The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonizations of India. You have seen chapters on how the English East India Company interest in the trade led to the occupation of territory, and how the pattern of trade changed over the decades, and exporting from to England and Europe, making profit through the industrialization. We begin to see the India as a waste market for their industrial products.
and over the time manufactured goods and Britain began to the floating India. How did this affect Indian crafts and industries? This is the question we have explored in this chapter, right? Indian textile and the world market. Let us first look at the Indian textile production around the 1750 before the British conquered Bengal. लगभग 1750 से पहले द ब्रिटिश कंक्वेड जब बंगाल जैसे जैसे बंगाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिया, इंडिया वॉज बाय फॉर द वर्ल्ड्स, भारत जो था बहुत पीछे चला गया. ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल्स had long been renowned both for their fine qualities and exquisite craftsmanship. They were extensively traded in the Southmost Asia, Java, Sumatra, and Penang, and the West and Central Asia. From the 16th century, companies began buy the Indian textile for sale in Europe. Memories of the flourishing trade and the craftsmen of Indian weavers is preserved in the many words still current in the English and other languages. It is interesting to trace the origin of the such words and see what they tell us. Next word tell us histories. European traders first encountered fine cotton clothes from India carried by Arab merchants in the Mosul in present-day Iraq, so they begin to refer to all the finally woven textile as muslin, a word that acquired wide currency. When the Portuguese first came to India in the search of spice, they landed to Calicut in the Kerala coast. In the southwest India, the cotton textile which they took back to the Europe, right? यूरोपियन ट्रेडर्स, जो हमारे यूरोपियन ट्रेडर्स थे, फर्स्ट encountered fine cotton clothes from India to carried Arab merchants. ये क्या करते थे कि यहाँ की जो कॉटन क्लोथ्स थे उनको ले जाकर उन्होंने अरब में सेल करना शुरू कर दिया. अरब में उनको पता लगा कि मोसूल नाम का जो एक राज्य है, जो जगह है, जिसको जो इराक में पड़ता है, यहाँ पर इसकी कीमत बहुत है. They begin to refer to all finely woven textile as muslin, a word that acquired by the currency. When the Portuguese first came to India in the search of spices, इससे पहले उनको पता था कि पुर्तगालीज भी हमारे देश में आए, लेकिन पुर्तगालियों का जो मुख्य व्यापार था वो भारत के मसालों से था. पुर्तगाल के लोग भारत के मसालों से बहुत इम्प्रेसिव थे और भारत से विभिन्न प्रकार के मसाले
पुर्तगाल और मिस्र में ले जाकर उनको सेल करते थे। ये उनका व्यापार था। धीरे धीरे पुर्तगाली भी भारत में आए और उन्होंने इसको खोजना शुरू किया। पहली बार पुर्तगाली जो थे कालीकट में अड्डे मतलब बंदरगाह केरला में आए। सबसे पहली बार अगर पुर्तगालियों ने अगर भारत में कदम रखा तो उनका सबसे पहला कदम यानी फर्स्ट स्टेप दे पुट ऑन इंडियन लैंड इन नियर द कालीकट in Kerala, coast, West India, South West India. The cotton textile which they took back to Europe along with the spice came to the called Calico. Calico derived from the Calicut. आगे चलकर ये कॉटन को यूरोप में भी इस कॉटन के द्वारा उन्होंने कपड़े का इन्वेंशन करना शुरू कर दिया। वहां पर इसको कालिको बोला करते थे इस कॉटन का, क्योंकि ये कॉटन जो था वो कालीकट के एरिया से रीजन से पैदा होने के कारण इस कपास का नाम उन्होंने कालिको रख दिया। कालिको टेक्सटाइल का नाम दिया गया। कालिको केम जनरल नेम ऑल द कॉटन टेक्सटाइल। कालिको का मतलब है ये सब्सिक्वेंटली कालिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। जहां पर भी कॉटन टेक्सटाइल जो थी फैक्ट्री, जो कॉटन उत्पादन जो था, सूत फैक्ट्री का नाम उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना करके कालिको इंडस्ट्री का नाम दे दिया। अब कालिको में जितने भारत की कॉटन टेक्सटाइल हुआ करती थी उनका नाम वो कालिको के नाम से जानते थे। कालिको इट इज द निक नेम ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। दे आर मेनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट पॉपुलरली नोन एज इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट्स। Western markets, right? In figure 3 you can see the page of this order book and that English this ये फिगर 3 है ना, ये ऑर्डर बुक ऑर्डर हुआ करती थी कि कितनी कौन सा कपड़ा कहाँ जाना है और कितना जाना है, किसकी कीमत क्या होती थी। English East India Company sent to the representatives in the Kolkata in 1730. Right? The order that your year was for 5,89,000 pieces of clothes. Going through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cottons and silk clothes. These were known by their common name in the European trades as piece goods, usually woven clothes pieces that were 20 yards long, 1 yard wide. Now this one Indian textile in Europe market. Indian textile का यूरोपीय मार्केट में क्या वैल्यू हुआ करती थी? By the earlier 19th century, worried by the popularity of the Indian textile, wool and silk markets in the England began to the protestings against the important Indian cotton textile. In 1720, the British government cottons enacted the legislations beginning of the use printed cotton textile change in the England. And interestingly,
दिस एक्ट वॉज नोन एज कालिको एक्ट। 1720 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम कालिको एक्ट रखा। So I'm hoping this student, this chapter you already done, but again you will repeat this chapter today. Listen video carefully. Okay.